जो भी बच्चा व्यापम का एग्जाम देता है उन सभी बच्चों में से 99.9999% बच्चों का डाउट रहता है नॉर्मलाइजेशन। आप लोगों का भी होगा कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, नॉर्मलाइजेशन कैसे निकालते हैं, किसी के नंबर इतने बढ़ जाते हैं कि किसी के नंबर घट जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता है। लास्ट में एक शब्द यूज होता है और वो होता है आपका नॉर्मलाइजेशन, कि नॉर्मलाइजेशन हुआ इसीलिए बढ़ गए या फिर इसीलिए आपके घट गए। तो इस डाउट के लिए मैं इस वीडियो में आपको पूरा नॉर्मलाइजेशन समझाने वाला हूं कि एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, नॉर्मलाइजेशन लगता कैसे है, अप्लाई कैसे किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर जरूरी हैं उस एग्जाम के। ये सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके बड़े काम का है, तो अभी से आप लोग इसे शेयर कर दो, लाइक ना किया हो तो आप लोग इसे लाइक कर दो। तो सबसे पहले ये पूरा आपका नॉर्मलाइजेशन का, इसे मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं। मतलब यहां पर अगर मैं आपको बोलूं कि भाई देखो, सबसे पहले वर्तमान में देखो नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। पहले क्या होता था, एक शिफ्ट में एक दिन में आपका पूरा एग्जाम हो जाता था, तो जो जिसका स्कोर है वही उसका स्कोर फाइनल हो जाता था। लेकिन अब क्या होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट आपके बढ़ चुके हैं और आपका एग्जाम ऑफलाइन ना होकर ऑनलाइन मोड आ चुका है। इतने सेंटर नहीं बनाए जा सकते, तो इसीलिए जो आपका एक एग्जाम है ना, वो काफी सारे दिनों में होता है और उन दिनों में भी आपके शिफ्टों में डिवाइड रहता है। तो किसी दिन पेपर आसान आ जाता है, किसी दिन पेपर आपका टफ आ जाता है। तो जो आपका बैलेंस है, एग्जाम का जो बैलेंस है, इस बैलेंस को बनाने के लिए आपका नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर यहाँ पर लाया गया है। और ये कोई व्यापम या पीवी के द्वारा ही नहीं, ये बहुत सारे एग्जाम्स में, जैसे आपका बैंक, एसएससी, रेलवे के एग्जाम्स में भी आपका ये फॉर्मूला आपका यूज में होता है। ये ऑथेंटिक आपका फॉर्मूला है, बल्कि ये आपका जो फॉर्मूला है ना, ये हर बच्चे को ना बराबर लाके खड़ा कर देता है। बराबर कैसे, कि अगर आप पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थे और गलती से आपको बहुत टफ पेपर आपको मिल गया, तो उसमें गलती आपकी नहीं है, आपके भले ही नंबर कम है, आपको बराबर उन बच्चों की लाया जाए। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया जाता है। तो सबसे पहले समझना, ये इनकी पूरी व्याख्या है कि नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन का ये फॉर्मूला क्यों एग्जाम्स में है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लोग समझना। यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला है ना, कि एम, अब यहाँ पर इनके नाम पर मत जाना, क्योंकि ये नाम आपको डरा देंगे। मैं एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन यहाँ पर करता हूँ। जैसे यहाँ पर आपका सबसे पहले कौन सा पॉइंट है, ये फॉर्मूला, ये आपका पूरा नॉर्मलाइजेशन का आपका पूरा फॉर्मूला है, जिसे आप एम आई जे से डिनोट करते हो। अब समझना ये है क्या, ये क्या है, आइथ शिफ्ट मतलब कोई भी शिफ्ट होगी, ठीक है, कि जेथ मतलब जितने भी विद्यार्थी होंगे उन अभ्यर्थियों के प्राप्तांक नॉर्मलाइजेशन के बाद। फिर आपका m टू द पावर माइनस जी और यहाँ पर आपका t, ठीक है, सभी शिफ्टों के अभ्यर्थियों में से टॉप 0.1% अभ्यर्थियों का औसत, मतलब जितने भी उसमें टॉपर बच्चे होंगे, जितने भी टॉपर होंगे उस शिफ्ट के जितने भी टॉपर होंगे, उन टॉपरों का 0.1% का एवरेज निकाला जाएगा। ठीक है, एवरेज आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एवरेज कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद m टू द पावर जी क्यू, सभी शिफ्टों के अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के औसत एवं स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे आप लोग मानक विचलन भी बोलते हो, और जो मैंने आपको पढ़ाया भी है स्टैटिक्स के पार्ट में, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ये सारी चीजें मैं कोफिशिएंट, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है। तो इन सभी का आपको करना है क्या, योग निकालना है। तो अभी आप लोगों ने दो चीजें देखी, सबसे पहले जो भी आपके टॉपर होंगे उनका 0.1% का आप एवरेज निकालोगे, फिर उसके बाद आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे और इन दोनों को उठाकर जोड़ दोगे, इसे आप क्या बोलोगे, m टू द पावर g और q। अब यहां पर एम टी आई अभ्यर्थियों के शिफ्ट, जो भी शिफ्ट होगी यहां पर मैं 0.1% अभ्यर्थियों के औसत अंक, ठीक है, यहां पर ये अभ्यर्थियों के शिफ्ट, जो भी शिफ्ट होगी कि सभी अभ्यर्थियों का औसत और स्टैंडर्ड डेविएशन का योग। अभी आप लोगों को बहुत कम चीजें समझ में आई होंगी। चलिए एक एग्जाम्पल से, एक उदाहरण से हम लोग लेकर चलते हैं, इस उदाहरण से हम लोग समझते हैं। यहां पर ये आपको दे दिया कि भाई 4 अभ्यर्थी हैं, 4 स्टूडेंट हैं, इन 4 स्टूडेंट को 2 शिफ्टों में बिठाया गया, शिफ्ट 1, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 2। अब इनके प्राप्तांक कितने, 1 के 100, 1 के 150, 1 के 100, 1 के 150, कम ज्यादा है। अब इनको आपको बैलेंस लाना है, कैसे लाओगे, सभी शिफ्टों के अभ्यर्थियों का 0.1% जब आपने निकाला इनका एवरेज, तो इनका कितना एवरेज आया, मतलब इस शिफ्ट का आया 154.89, इनका कितना आया, सबके बराबर। फिर सभी शिफ्टों के अभ्यर्थियों की जो प्राप्तांक का औसत है और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन है, उनका योग निकाल दो। तो आपने इनका योग, आपने यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस आपका एवरेज का योग निकाल दिया। अब 0.1% आपके टॉपर का एवरेज, वो आपने यहाँ पर लिख दिया। फिर उसके बाद इनका मानक विचलन और एवरेज का सम भी आपने यहाँ पर लिख दिया। अभी भी आपको बहुत कम चीजें समझ में आई हैं। तो सामान्यकरण, इनके परिवर्तन, इनके जो
अंक होंगे ना कम ज्यादा होंगे, जैसे आपके 100 150 जो नंबर थे, अब वो नंबर किस हिसाब से आपके बनाए जाएंगे। अभ्यर्थी जो आपका ए था, अभ्यर्थी जो आपका ए था उसके प्राप्तांक कितने थे आपके 154.89 यही थे, माइनस आपने क्या कर दिया यहाँ पर 18 जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इनके नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर आपका कितना बनेगा 104। अभ्यर्थी बी जो 150 नंबर लेकर आया था, मतलब ये 100 नंबर जो लेकर आया उसके 104 बन गए, ठीक है। जिसके 150 नंबर आए थे इस नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले से कितने बन गए 154.21। जो तीसरा अभ्यर्थी था जो 100 नंबर लेके आया, अब उसके नंबर बढ़े नहीं, इन दोनों के बढ़ गए लेकिन इनके घट गए, मतलब कितने घट गए 99.89, ठीक है। 150 जो चौथा अभ्यर्थी लेकर आया उसके भी नंबर घट गए, मतलब 149.20। तो ये है पूरा आपका नॉर्मलाइजेशन। अगर इसे आप ग्राफ से समझना चाहो ना, अगर आप इसे शिफ्ट के ग्राफ से समझना चाहो तो ये पूरा आपका ग्राफ है। ग्राफ मतलब रॉय स्कोर, दो चीजें यहाँ पर आपकी देखी जाएंगी, दो चीजें कौन कौन सी देखी जाएंगी, एक रॉय स्कोर और एक नॉर्मलाइज्ड आपके मार्क्स। मतलब रॉय स्कोर क्या होगा, जो नंबर आप लेकर आओगे, जैसे आप एग्जाम देने गए और एग्जाम में आपके 100 में से 80 नंबर आए, 100 में से आपके कितने नंबर आए 80 नंबर आए, तो ये आपका रॉ मार्क्स है। नॉर्मलाइजेशन के बाद ये नंबर आपके 87 हो गए, तो ये आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। ये दो नंबर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अब यही चीजें यहाँ पर आपको बताई गई है, ठीक है। ये टोटल आपके मार्क्स है, ये आपके सेट है, सेट मतलब सिर्फ 1 2 3 4 या फिर आपके सेट जो बनाए जाते हैं उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स आपके इस तरीके से यहाँ पर डिनोट किए जाएंगे। ये फॉर्मूला केवल और केवल सभी बच्चों को बैलेंस करने के लिए लिया जाता है, ताकि हर एक बच्चा जिसके साथ टफ पेपर आया, जैसे बहुत से ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बहुत कम पढ़कर जाते हैं लेकिन पेपर में बहुत आसान आसान चीजें पूछी जाती हैं, जिसके कारण उनका स्कोर बढ़ जाता है। अब इससे नुकसान किसका होगा, जो बहुत मेहनत करके आया है, जो अच्छा तैयारी करके आया है लेकिन पेपर उसका टफ आ गया, जिसके कारण उसका स्कोर कम रह गया। अब जो तैयारी नहीं करके आया उसका स्कोर ज्यादा हो गया, और जिसकी बहुत अच्छी तैयारी थी उसका स्कोर कम हो गया। तो इन दोनों के जो बीच में तालमेल है उसको बिठाने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करते हो। इस पूरे नॉर्मलाइजेशन की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम पर एमपी परीक्षा के नाम से आप सर्च भी कर सकते हो। तो वहां पर आप इसे एक बार और जब रीड आउट करोगे ना तो आपको और अच्छी से चीजें समझ में आ जाएंगी। और दूसरी बात, ये आपको तभी समझ में आएगा, मतलब नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आपको तभी समझ में आएगा जब आपको एवरेज के बारे में छोटे से बेसिक्स पता हो, या आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिक्स पता हो। मतलब अगर ये दोनों चीजें आपको नहीं पता है तो नॉर्मलाइजेशन आपको समझ में नहीं आएगी। बल्कि एक दो बार जब आप खुद से लगा कर देखोगे, अगर आपके पास पूरा डाटा है तो इजीली आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। लेकिन उसके लिए आपके पास पूरा डाटा होना चाहिए। डाटा मतलब उन टॉपर्स के मार्क्स, उनका एवरेज तो आप इजीली निकाल ही सकते हो, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपेयर हुए, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। आई होप ये डाउट आज मैंने आपका कुछ हद तक कम किया हो। अगर अभी भी नहीं हुआ है डाउट क्लियर तो कोई बात नहीं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हो। बाकी ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। अब कोई भी आपका एग्जाम है, कोई भी आपका एग्जाम है, ये नॉर्मलाइजेशन तो आपके हर एक एग्जाम में लगता है, कोई भी आपका एग्जाम है तो उस एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे पहले आज ही आपको परीक्षा के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, और यहाँ पर परीक्षा प्रो की आपको मेंबरशिप लेनी है। क्योंकि इस मेंबरशिप के साथ आप 1 साल तक कोई भी आप एग्जाम दो, कोई चाहे सेंट्रल लेवल का हो चाहे फिर आपके वो स्टेट लेवल का हो, हर उस एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब हर अलग अलग एग्जाम के लिए आपको अलग अलग मॉक टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार की मेंबरशिप से हर एक मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, परीक्षा ऐप को आपको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल के बाद आपको परीक्षा प्रो की मेंबरशिप लेनी है। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ। वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है और इस सेशन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।